चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो पशु पक्षी हैं और जो जंतु जानवर वगैरह हैं उनके आवास के बारे में बात करेंगे। वर्ग 3 आपके सिलेबस के अंदर आवास के बारे में बेहतरीन तरीके से सिलेबस में डिकोड करके दिया हुआ है। और जब आप सीटेट का पेपर देते हो तो सीटेट के अंदर भी ये सिलेबस आपको मेंशन मिलता है। सीटेट जो एग्ज़ाम होता है, सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर भी सेम टू सेम यही चीज़ आपसे पूछी जाती है। आज मेरा तो थोड़ा जो पेन है वो ख़राब हो गया है, इसलिए मैं माउस से ही काम कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। जो हमारा सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें पर्यावरण अध्ययन का सब्जेक्ट होता है, सेम उसमें भी आवास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पूरा आवास के ऊपर है। कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पर अपना आवास बनाते हैं और किस प्रकार से अपने आवास बनाते हैं। ठीक है, तो आज आवास की बात करते हैं। देखो, आवास आप सब घर में रहते हो तो पशु पक्षी जंतु जानवर भी अपने घर में रहते हैं। तो किसी भी जीव जंतु का वह परिवेश जहाँ पर वो रहता है या आश्रय लेता है वो क्या कहलाता है? निवास स्थान कहलाता है। तो हमारे सिलेबस में इनके बारे में दे रखा है। आवास का शाब्दिक अर्थ होता है वास का स्थान, अर्थात जो जानवर जहाँ पे रहता है उसे उसका निवास स्थान कहा जाता है। विभिन्न जीवों के जो आश्रय स्थल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपके घर के आसपास आपने देखा होगा कि मुर्गे वगैरह या फिर बतख वगैरह को आप रखते हो, तो उनको अलग तरह से आपको रखना पड़ता है। इनमें से कुछ जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, जैसे सांप आपने देखा होगा, आपने चूहा देखा होगा, आपने नेवला देखा होगा। ये खुद अपना घर बनाते हैं। और कुछ जीव जंगल के मनुष्य के द्वारा बनाए गए घरों में वास करते हैं, जैसे आपके घर में गाय होगी, आपके घर में बैल होगा, आप अलग अलग प्रकार से, तो उनके लिए आवास आप खुद बनाते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका आवास प्रकृति निर्मित करती है या वो खुद निर्मित करते हैं, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका आवास हम स्वयं निर्मित करते हैं। जैसे कि मेरे घर में गाय है, तो हम गाय का खुद घर बनाते हैं ताकि वो वहां पे बेहतर ढंग से रह पाए। आ रही बात समझ में? तो दो प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं। पक्षियों को आपने देखा होगा घोंसला बनाते हैं, है ना? तो सारे पक्षी लगभग घोंसला खुद बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। ठीक है। जीव जंतु द्वारा उनके निवास स्थान को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अलग अलग पार्ट में अपन इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो जीव जंतु के घरों के बारे में अलग अलग पार्ट के अंदर हम इसको समझते हैं। देखिए, जीव जंतु को रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है, सबको होती है। आवास की आवश्यकता जीव जंतु के मुख्य रूप से भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए होती है। भाई बारिश आ रही है ना, कोई दूसरे जीव से खतरा है, इसलिए वो अपने घर में रहते हैं। तो सभी जंतु अपने रहने और सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं। जैसे बारिश आ रही है तो अगर मान लो किसी पक्षी को अंडे देना है और अगर वो खुले में अंडे दे देगा तो फिर उसके अंडे का क्या होगा? आ रही बात समझ में? जैसे गाय आपके घर में है तो गाय को अगर आप बाहर रखोगे तो दिक्कत होगी। भाई आप आपके ऊपर ही एग्जांपल ले लो कि अगर आप स्वयं होते उनकी जगह तो क्या आप पूरे टाइम घर के बाहर रह सकते हो? आपका कोई घर नहीं होता तो आप कैसे जीवन यापन करते? ऐसे ही हमारे जीवों के साथ भी है। हमारे सारे के सारे जो जीव होते हैं उनका भी अपना क्या होता है? एक आवास होता है। उसी की बात हम कर रहे हैं। अब जैसे सभी जीवों को आवास में रहना पसंद होता है, वह स्वतंत्रता पूर्वक उसमें रहते हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में वहां पर भोजन भी मिल जाता है। वो ऐसे स्थान पर अपना आवास बनाते हैं जहां बिल्कुल आसान तरीके से वो अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वो ऐसे किसी भी स्थान पर अपना आवास नहीं बनाएंगे जहां पर वो भोजन नहीं पा सकते। ठीक है, तो आप भी घर कहाँ बनाओगे? जहां आपको बड़ी आसानी से पानी उपलब्ध हो जाए, जहां आपको बड़ी आसानी से, मान लो आप खेती करते हो तो आपके खेत बिल्कुल पास में होने चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ बसी? सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी। सिंधु नदी के किनारे बसी क्यों? क्योंकि वहां पे पानी था, वहां पे फर्टाइल लैंड था, वहां पे पूरा का पूरा जो जमीन था वो उपजाऊ था, इसलिए लोग वहां पर बसे। तो कोई भी जीव जंतु अपना आवास हमेशा वहां बनाता है जहां वो सुरक्षित रहेगा। और जब वो सुरक्षित रहने की बात आती है तो हम कहते हैं, जैसे भाई टाइगर है या फिर आप कह सकते हो शेर है, लोयन है, तो ये क्या करते हैं? अपने आवास ऐसे जगह को चुनते हैं, ऐसी गुफाओं को चुनते हैं जहां पर वो शिकार करके अपने स्थान पर उस शिकार को लेकर आ जाए और बढ़िया से उसको खाए। भाई आप भी भोजन कहीं से इकट्ठा करते हो और अपने घर में आके खाते हो। आ रही बात समझ में? तो जीव जंतु भी, उनका भी जो नेचर होता है वो सेम वैसा ही होता है। प्रकृति ने उनको भी वैसा ही बनाया है जैसे आप सबको बनाया है। तो उनके दिमाग में भी ये सारी बातें होती है कि हमको कहीं ना कहीं सुरक्षित रहना है, हमको कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से भोजन उपलब्ध होना चाहिए और हमको कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए? पूरी सुविधा मिलनी चाहिए उस आवास में रहने के लिए। तो प्रत्येक जीव जंतु का क्या होता है? अपना आवास होता है। ये बात आपको समझ में आई। आगे भी अपन बात करेंगे, प्रश्न कहाँ से आते हैं ये भी मैं आपको बताते चलूंगा। पशु पक्षी और मनुष्य के अलग अलग आवास होते हैं। और जीव जंतु के आवास स्थानों की बात करें तो मुख्यतः दो वर्गों में इनको विभाजित करते हैं। एक होते हैं स्थलीय आवास, एक होते हैं जलीय आवास। भाई जलीय आवास जलीय पशु के लिए होते हैं और स्थलीय आवास स्थलीय के लिए होते हैं। स्थलीय आवास में कौन हो गया? भाई ऊंट हो गया,
बतख हो गया, मुर्गा हो गया, गाय हो गई, बैल हो गया, शेर हो गया, लोयन हो गया, मतलब लोयन शेर वही, टाइगर हो गया, है ना, बाघ, या फिर आपके हिरण हो गया, लोमड़ी हो गया, है ना, ऊंट हो गया, ये सब क्या है, ये स्थलीय आवास में रहते हैं। मछलियां हो गई, है ना, ये सब क्या है, कछुआ हो गया, बड़ी मछलियां हो गई, व्हेल हो गई, ये सब क्या है, ये जीव ऐसे जीव है जो समुद्री उसमें रहते हैं। तो समुद्र के अंदर जो भी मछलियां मिलती है वो अपने जली जीव है। मेंढक हो गया, जली जीव है, ठीक है, तो मेंढक क्या है, जली जीव है। पानी वाला सांप हो गया, पानी के अंदर रहता है ना, उसमें जहर नहीं होता है, तो वो जली जीव है। तो स्थलीय आवास होते हैं कुछ, और कुछ जलीय आवास होते हैं। तो एक एक करके अपन इनको देखते हैं कि भाई स्थलीय आवास में कौन कौन से जीव रहते हैं और जलीय आवास में कौन कौन से जीव रहते हैं। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि जलीय आवास में अगर आप देखोगे तो जितने भी जल के अंदर आपको दिखते हैं, मेंढक दिखता है, पानी वाला सांप दिखता है ना, मछलियां दिखती है, ये सारी चीजें। अब आते हैं घासी घास वाले स्थान पर। घास में कौन रहता है, देखिए, घासी स्थल, घास स्थलों में वृक्ष घने होते हैं और बड़े होते हैं, तथा इन क्षेत्रों में मौसम एक निश्चित समय अवधि के लिए आते जाते रहते हैं। भाई पतझड़ हो जाएगी तो पत्ते गिर जाएंगे, हरा भरा जो पूरा का पूरा नेचर है वो खत्म हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ गर्म गर्म हवाएं तथा शीत ऋतु में यहाँ ठंडी और शुष्क हवाएं चलती है। तो नेचर भी क्या करता है, फॉरेस्ट भी क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है, और इसी चेंजेस के अनुसार जीव जानवर जो होते हैं वो अलग अलग घर अपना बनाते हैं। जब वो गर्मी का टाइम होगा तो वो जंगलों को छोड़ देंगे, जब सर्दियों को टाइम होगा तो वो जंगलों में चले जाएंगे, वृक्षों में छुप जाएंगे, ठीक है। तो घासी स्थल जो होते हैं उसमें आपने देखा होगा हाथी वगैरह घूमते रहते हैं, तो ये घास वाले स्थल है। अब मैं पूरी लिस्ट आपको दूंगा कि कौन सा आवास क्या है और किसका नाम क्या है, ये पूरी बात भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन पहले अपन कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर्वतीय स्थल या पर्वतों पर आवास करते हैं भाई, लंगूर वगैरह आपने देखे होंगे। शंक्वाकार वृक्ष होते हैं पर्वतों के ऊपर, शंक्वाकार मतलब इस प्रकार से वृक्ष आपको मिलते हैं, है ना, इस प्रकार से वृक्ष आपको मिलते हैं कुल्फी की तरह। क्यों सर, क्योंकि भाई बर्फ गिरेगी तो सीधे नीचे आ जाएगी, है ना। कश्मीर वगैरह में जाओगे तो ऐसे ही वृक्ष आपको मिलते हैं, वी शेप के मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी से पूरा का पूरा बर्फ नीचे की ओर आ जाता है। तो पर्वतीय स्थल या पर्वतीय आवासों में वृक्ष जो होते हैं शंक्वाकार होते हैं और जिनकी शाखाएं तिरछी होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में हिमपात होता है और हवाएं तेज चलती है। पर्वतीय और ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतु की चमड़ी क्या होती है, मोटी होती है। तो प्रकृति ने भी आपको क्या बनाया है, नेचर के अनुसार बनाया। आपने सुना होगा कि ऊंट 15 दिन में एक दिन पानी पीता है, क्यों ऐसा, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है। अगर आप प्रतिदिन नेचर के अनुसार उसको पानी पिलाओगे तो फिर उसको आदत लगेगी डेली पानी पीने की, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा। क्योंकि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, उसको ये कर रहे हो, ऊंट को लेकर आ रहे हो, है ना, तो फिर आपके एटमोस्फियर में रहकर उसको आदत लग जाएगी डेली पानी पीने की। इसीलिए रेगिस्तान के अंदर, थार डेजर्ट के अंदर जब आप क्या करते हो, इन जंतुओं को रखते हो तो इनका नेचर, इनका जो एटमोस्फियर है वो भी कैसा रहता है, एटमोस्फियर के अनुसार ढल जाता है। जेब्रा जैसे होगा, जंगली गधे जैसे होंगे तो कच्छ के रण में मिलेंगे, है ना। स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेंगे, स्नो लेपर्ड हमेशा आपको बर्फीले इलाकों में मिलेंगे, बर्फीले चीते उनका नाम है। तो उनको वहां की जो एटमोस्फियर है उसके अनुसार वो रह सकते हैं। भाई आप रहते हो मालवा में और मैं आपको कश्मीर में छोड़ के आ जाऊं कुछ दिन के लिए, थोड़े दिन तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप कहोगे सर ठंड बहुत है यहाँ पे, है ना। तो प्रकृति ने भी प्रत्येक जीव को उसके एटमोस्फियर के अनुसार उस क्षेत्र में बिठाया है। इसलिए ऊंट 15 दिन में एक दिन पानी पीता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं है, तो वो अपने पानी को रिजर्व कर लेता है। 15 दिन के एक टंकी फुल कर लेगा, फिर थोड़ा थोड़ा पीता रहेगा। इसलिए प्रत्येक आवास भी जीव जंतुओं का क्या होता है, अलग अलग होता है। आ रही मेरी बात समझ में। इन जंतुओं में खुर मजबूत होते हैं, जो आपके पहाड़ों में रहेंगे, भाई चढ़ने के लिए खुर चाहिए ना, तो पहाड़ों पे अगर कोई चढ़ेगा तो उसको खुर मजबूत होना चाहिए। मान लो मुलायम खुर दे दिए तो खुर ही छिल जाएंगे खुर, और खुर छिल जाएंगे तो बेचारे को चोट लग जाएगी। तो आप जब भी पूरे नेचर को देखते हो तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो उस एटमोस्फियर के अनुकूल ही रहते हैं। भाई रेगिस्तान में आप जा रहे हो, आपको सांप नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा सांप दिखेगा जो बिल्कुल उस रेगिस्तान के रेत की तरह दिखाई देता है। इतनी गर्म रेत के अंदर वो कैसे रह रहा है, क्योंकि वहां का एटमोस्फियर के अनुसार वो ढल गया है। आ रही बात समझ में। तो प्रकृति ने भी जीव जंतुओं को वैसा ही बनाया है जैसा वो उस क्षेत्र में रहते हैं। कश्मीर के लोगों का कलर व्हाइट होता है, गोरे होते हैं, कारण एटमोस्फियर। साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, कारण वहां का एटमोस्फियर, ठीक है।
तो प्रकृति भी डिसाइड करती है कि किसी व्यक्ति का आवास, किसी जानवर का आवास, किसी पशु का आवास कैसा होगा। आ रही बात समझ में। इन जंतुओं के खुर क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो मरुस्थलीय रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है और यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, इसलिए यहाँ पे रेत होती है और रेत में इस तरह के वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, जैसे जेट्रोफा हो गया, कांटे वाले वृक्ष हो गए, ऐसे वृक्ष आपको दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल होता है भाई, है ना, और आकाश बादल रहित होता है, बादल नहीं होते, निर्मल होता है, इसलिए जैसे भी जीव जंतु आपको मिलेंगे वो रेगिस्तान में अलग मिलेंगे, हरे भरे पेड़ पौधों में जाओगे तो अलग मिलेंगे। ठीक है। मरुस्थलीय पौधे भी मरुस्थलीय जीवों की तरह ही जल की बहुत कम मात्रा उत्सर्जित करते हैं और इन पौधों में पत्तियों में बहुत छोटी होती है, यानी कि इनकी जो मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे ऊंट, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया ऊंट, और इन क्षेत्रों में रहने वाले जंतु को दिन में अधिक गर्मी के कारण भूमि के नीचे इनको रहना पड़ता है। ठीक है, तो गर्मी ज्यादा रहती है। तो देखिए ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूं तो ये जो है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इस फोटो के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो इस फोटो के अंदर आपको दिखाई देगा कि सर ये जो है, ये जंतु देखिए ये कैसे है, ये जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे का मतलब ये है कि ये गर्मी से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, मतलब ये इसका क्या है, स्पेशली एक आवास है और इस आवास में रह रहा है। ऊपर आप थोड़ा सा जाओगे तो कांटे वाले वन आपको मिल रहे हैं, कांटे वाले वृक्ष आपको मिल रहे हैं, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई जीव रहता होगा। ठीक है, तो वो गर्मी से बचने के लिए रहता होगा। तो प्रत्येक जीव जंतु का आवास अलग अलग होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और वो किस पर डिपेंड करता है, वहां के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में भी और वर्ग 3 में भी पूछे जाएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस का एक बुकलेट फॉर्म भी दूंगा और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप सबको पता होगा वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी हम कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 नंबर लाने के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंदर, और आप विश्वास मानिए आप लगातार इन क्लासेस को देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा स्कोर यहाँ से बनेगा। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक के बाद एक क्लास ले रहा हूँ। जैसे सिलेबस में आवास है, आवास की क्लास आपको मिल गई। सिलेबस में मालवाहक पशु है, मालवाहक पशु की क्लास आपको दे दी है मैंने। ऐसी 10-11 क्लासेस अपनी हो गई है, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गई है। ऐसी 20-22 क्लासेस में अपलोड करूंगा तो पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनका एक मैराथन सेशन लेंगे और मैराथन सेशन के माध्यम से पूरे पर्यावरण अध्ययन का सुपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन सीडीपी पे आ जाएंगे। सीडीपी के भी सारी बेसिक बातें आपको समझाते हुए सारी की सारी चीजें मैं करवाने का प्रयास करूंगा। हम आते हैं आवास पर। वन स्थल वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन स्थल जो होते हैं, फॉरेस्ट में अब बहुत सारे जंतु रहते हैं। सबसे अधिक जीव जंतु उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन होते हैं। जैसे कि आपने ग्लोब को अगर देखा हो तो ये जो ग्लोब होता है ना, इस ग्लोब में बीच वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन होती है वो होती है 23.5 डिग्री और नीचे वाली लाइन जो होती है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। मेरा पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है इसलिए मैं माउस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पेन आज नहीं चल पा रहा है उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये जो क्षेत्र है ऊपर वाली लाइन से लगा के नीचे वाली लाइन तक का, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विशेषता ये होती है कि यहाँ सूर्य लंबवत होता है पूरे वर्ष, और जब सूर्य पूरे वर्ष लंबवत होता है तो यहाँ पर क्या होती है, वर्षा रेगुलर होती रहती है प्रत्येक दिन, यानी कि डेली यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। और जब वर्षा डेली होगी तो यहाँ पे वन बहुत अच्छा होगा, फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा होगा। इन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंध का मतलब होता है कि वो इलाका जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है वहां फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां पर वर्षा बहुत होती है। आपसे कोई पूछे कि विश्व में ऐसा कौन सा स्थान है जहां दिन में डेली बारिश होती है, तो आप कहिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विषुवत रेखा के आसपास वाला इलाका, 0 डिग्री के आसपास वाला इलाका। ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है, ज्यादातर बारिश होती है ना, इस लाइन में है ना, बीच वाली लाइन। जैसे ये ग्लोब बनाया मैंने तो बीच वाली लाइन पर पूरे आपका दिन में प्रतिदिन यहाँ पे बारिश होगी। ऊपर जैसे जैसे जाओगे बारिश कम होती जाएगी, नीचे आओगे बारिश कम होती जाएगी। और भारत का आता है, भारत आता है कर्क रेखा के बीचों बीच। भारत की स्थिति देखोगे तो भारत है, ये भारत का निचला इलाका है और ये भारत कर्क रेखा के बीचों बीच आता है। ठीक है, आप भारत को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको भारत दिखाई देता है। पेन नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा सा बेकार सा बना है। ठीक है, तो भारत क्या है, कर्क रेखा के बीचों बीच है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर होगा वो भी अलग अलग है। अब जैसे भारत को आप देखोगे ना तो भारत की विशेषता अलग है। जैसे हिमालय में जाओगे तो पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान में जाओगे तो डेजर्ट मिल जाएगा, पश्चिम घाट में जाओगे तो फॉरेस्ट कवर मिल जाएगा।
तो भारत अपने आप में फिर यूनिक आ जाएगा। भाई विश्व की जलवायु भारत में विद्यमान है, और बहुत सारे भूगोलवेत्ता कहते हैं कि जितनी जलवायु पूरे विश्व में है उतनी जलवायु अपने भारत में है ना। आप मान लो कहो कि सर मुझे स्विट्जरलैंड घूमना है, मैं भारत में कहाँ घूमू, मैं कहूँ हिमालय चले जाओ, कश्मीर चले जाओ। आप कहो सर मुझे तो दुबई के अंदर घूमना है, या मुझे तो सर डेजर्ट देखना है, मैं रेत का बड़ा शौकीन आदमी हूँ सर, मुझे रेत देखना बहुत पसंद, मैं कहूँगा थार चले जाओ, थार डेजर्ट हमारे यहाँ। आप कहोगे सर मुझे तो अमेजन के जंगल जैसा माहौल देखना है, भारत में कहाँ जाना चाहिए, मैं कहूंगा पश्चिम घाट चले जाओ। आ रही बात समझ? बर्फ देखना हिमालय चले जाओ। सर मुझे तो बीच वाला सेंटर चाहिए जहां फॉरेस्ट ठीक ठाक हो, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, मैं कहूँ मध्य प्रदेश आ जाओ, काना किसली घूम लो। ये क्या है? ये भारत का, आप कह सकते हो कि सारी की सारी जलवायु जो विश्व में मौजूद है उनका सारा प्रकार भारत में भी मौजूद है। सारी बात समझ में? इसलिए हमारे भारत में भी अलग अलग जीवों के आवास अलग अलग स्थानों पर मिलेंगे। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वनों में अलग अलग चीजें मिलती हैं। अब हम इन जीवों के आवास की बात कर लेते हैं। ये जो लेक्चर है इसके अंदर यहां से प्रश्न आपके सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। आपसे पूछेगा वो कि बताओ खरगोश किस क्षेत्र में रहता है, आपसे पूछेगा बताओ मंकी किस क्षेत्र में रहता है, आपसे पूछेगा इग्लू क्या होता है, आपसे पूछेगा बताओ मेंढक कहाँ रहता है। मैं फिर कह रहा हूं आपके दिमाग के अंदर जो चीजें हैं उसको आप 1 to 5 लेवल तक ही लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको किसे पढ़ाना है? छोटे बच्चों को। तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, है ना। जैसे छोटा बच्चा प्रश्न पूछता है कि मैडम जी प्लीज बताओ ना मेंढक कैसे आवाज करता है ना, तो आपको फिर सुनानी पड़ेगी आवाज करके, है ना। आपने वो सुना होगा ना, टमाटर बड़े मजेदार वाला, ऐसे फिर आपको भी करना पड़ेगा। प्राइमरी टीचर का यही काम होता है ना। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो आते हैं उनको पढ़ाना होता है, और उनको उन्हीं भाषा में पढ़ाना होता है। हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि बच्चों को उन्हीं की भाषा में समझाया जाए। जब हम छोटे बच्चों के टीचर बनते हैं, आप कोई लेक्चरर नहीं बन रहे हो, आप व्याख्याता नहीं बन रहे हो, आपका काम डबल है, आप पे भार डबल है। बड़े बच्चे को तो हर कोई पढ़ा सकता है, आपको उन बच्चों को तराशना है जो बिल्कुल 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास 4 या 5 में आपके पास आ रहे हैं। आप टेट 3 का पेपर दे रहे हो, ये बात आपको नहीं भूलना है। आपको बच्चा बन के उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसा एटमोस्फियर, जैसे अभी हमने आवासों के बारे में देखा कि भाई ऊंट क्या करता है, अपना पानी रिजर्व रख लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पानी पर्याप्त मात्रा में, उसे पता है बाद में नहीं मिलेगा। तो आप जैसा एटमोस्फेयर में आप अपने स्टूडेंट्स को ढालोगे, ठीक वैसा ही परफॉर्म वो 8th क्लास में करेंगे, ऐसा ही परफॉर्म वो 11th क्लास में करेंगे। और 11th 12th के टीचर थैंकफुल रहेंगे आपके प्रति कि वाह यार, इस बच्चे को 1 to 5 में पता नहीं किस मास्टर ने पढ़ाया था, किस मैडम ने पढ़ाया था, जो बच्चा इतना कैचिंग पावर इसके पास है। शुरुआत के अंदर ही अगर बच्चे का बिल्डिंग सही नहीं हो पाता है तो दिक्कत ही दिक्कत होगी आगे जाके, उसका कैचिंग पावर बिल्कुल कम हो जाएगा, उसे नंबर्स का ज्ञान नहीं होगा, उसे एटमॉस्फेयर का ज्ञान नहीं होगा, उसे पर्यावरण क्या होता है ये नहीं पता होगा। तो उस बच्चे की कल्पना आप कर सकते हैं कि वो 8th क्लास के अंदर जाके, वो 12th क्लास के अंदर जाके क्या करने वाला है, ठीक है। तो जब हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर हम क्या करते हैं, बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए बेस मजबूत किया जाता है। तो सरकार ने आपको बेस बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सरकार आपका पेपर इस हिसाब से लेना चाहती है कि आप उस बच्चे को तराशो। बाकी क्लासेस पढ़ाने के लिए है, इसीलिए सरकार अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स करवाती है। तो प्राइमरी का सिलेबस ऐसा क्यों डाला? आवास पढ़ना है सर, मालवाहक पशु पढ़ना है सर, पेड़ पौधे पढ़ना है सर, क्योंकि सरकार ये मान के चल रही है कि वो बच्चे आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, इसलिए आपके सिलेबस में है, ठीक है। स्थलीय आवास की बात करते हैं। जंगलों, शीतोष्ण के अंदर रहते हैं सफेद पूंछ वाले हिरण। याद रखना, सफेद पूंछ वाले हिरण कहाँ रहते हैं? आपके शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब जो थोड़े से ठंडे इलाके हो, ऊपर वाले इलाके। जैसे कि आप ये ग्लोब देखोगे, मान लो ग्लोब है ना, वैसे तो ग्लोब ऐसा नहीं होता है, चौकुट हो गया ये तो, लेकिन आप मान लो ये ग्लोब है। अगर ये ग्लोब है तो ऊपर वाले जो इलाके होते हैं ये शीतोष्ण होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ये इलाके कैसे होते जाते हैं? शीतोष्ण होते जाते हैं। और जब हम शीतोष्ण की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये जो इलाका है यहाँ पर सफेद पूंछ वाले हिरण रहते हैं। तो सफेद पूंछ वाले हिरण। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय मतलब ये ग्लोब है तो ग्लोब का ये वाला इलाका, बीच वाला इलाका, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा माउंटेन गोरिल्ला, कैपिबारा और जेगुआर,
है ना। जगुआर आपने देखा होगा, जगुआर गाड़ी भी आती है ना, तो गाड़ी पे जो फोटो लगा हुआ होता है आगे वो जगुआर होता है। तो ये सब उष्णकटिबंधीय में मिलते हैं। आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ सफेद पूंछ वाला हिरण किस क्षेत्र में मिलेगा, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या फिर घास के मैदान। तो आप क्या कहोगे, शीतोष्ण में मिलेगा। वो पूछेगा बताओ गोरिल्ला कहाँ मिलता है, तो आप कहिएगा कि गोरिल्ला कहाँ मिलता है सर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है। घास के मैदान में क्या मिलता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जिराफ मिलता है, हाथी मिलता है और जेबरा मिलता है। बड़े बड़े घास के मैदान तो बड़े बड़े जानवर। भाई सीधी सी बात है, घास के मैदान बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए उसमें हाथी मिल रहा है, जेबरा मिल रहा है, जिराफ मिल रहा है। अब शीतोष्ण घास के मैदान, ठंडे घास के, शीतोष्ण का सीधा सा मतलब है ठंडा और थोड़ा सा गर्म, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, शीतोष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरी कुत्ते मिलते हैं, अमेरिका और इसके आसपास प्रेरीज घास के मैदान मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका के आसपास, और कोयाट और बैजर। तो आप इस लिस्ट को याद रखेंगे। इस लिस्ट में ये 4-5 नाम जो दे रखे हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जंगलों में सफेद पूंछ वाला जो हिरण मिलता है वो शीतोष्ण में मिलता है, माउंटेन गोरिल्ला जो मिलता है, कैपिबारा और जगुआर जो मिलता है वो उष्णकटिबंधीय में मिलता है, और जो एल्क मिलता है, ग्रिजली भालू मिलता है, ये सब उदीच्य में मिलते हैं, बीच वाले क्षेत्र में मिलते हैं। घास के मैदानों में हमेशा बड़े जानवर मिलेंगे, जिराफ, हाथी, जेबरा। शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रेरी कुत्ते और क्योट बैजर मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेगिस्तान में क्या मिलता है। तो जो रेगिस्तान पूरा गर्म होता है उसमें फेनेक लोमड़ी मिलती है, मैक्सिकन कोयोट मिलता है, कांटेदार शैतान छिपकलियां मिलती है ना। ये याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि आपसे पूछेगा वो। तटी रेगिस्तान यानी कि जो रेगिस्तान है लेकिन पानी के किनारे पर है, तो वहां पे सांप मिलेंगे और कोयोट मिलेंगे, है ना। कोयोट और सांप ये जीव होते हैं, हो सकता है आपने पहली बार इनका नाम सुना हो। ठंडे जो रेगिस्तान होते हैं जैसे लद्दाख वगैरह, तो वहां पे बाइसन मिलेगा, खच्चर हिरण मिलेगा, भेड़िए मिलेंगे, आर्कटिक लोमड़ी मिलेगी, बर्फीले चीते मिलेंगे, है ना। तो जैसे आपका लद्दाख वाला इलाका है तो वो ठंडे रेगिस्तान है। अर्ध शुष्क रेगिस्तान मतलब जो पूरे ठंडे भी नहीं हो और पूरी तरह से गर्म भी नहीं हो, तो ऐसे क्षेत्र में कंगारू मिलते हैं, चूहे मिलते हैं और खरगोश मिलते हैं। तो ये आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि कौन कौन से आवास किसके होते हैं। अब वेटलैंड्स होते हैं, बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं, उन वेटलैंड्स की बात कर रहे हैं। तो दलदली क्षेत्र में क्या मिलता है आपका, दलदली क्षेत्र में रिकुन बीवर मिलता है। रिकुन बीवर ये एक जानवर है ना। उसके बाद पॉइंट्स वाला जो इलाका है इसमें बदक मिलेंगे, कछुए मिलेंगे, सेलोमेंडर मिलेंगे। दलदली क्षेत्रों में मिलेंगे आपके सफेद पूंछ वाले हिरण, और पास वाला दलदली क्षेत्र जिसमें मेंढक, कछुए, कीड़े मिलते हैं, पानी वाला है ना, मतलब जो पानी जिसमें ज्यादा हो। आप जलीय आवास की बात करें तो मीठे पानी में जो नदियां होती हैं, नदियों में आपको मगरमच्छ मिलते हैं, कैटफिश मिलती है और उभयचर मिलते हैं। उभयचर मतलब जो जमीन पे भी चले और पानी के अंदर भी रहे, जैसे कि कछुआ। ठीक है, झील की बात करें तो झीलों में मछली आपको मिलेगी, कछुए मिलेंगे, सांप मिलेंगे और मगरमच्छ मिलेंगे। तो नदियों में भी और झीलों में भी जलीय आवास होते हैं। समुद्र के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निवास स्थान समुद्री कछुए, शार्क, टूना, जेलफिश, ऑक्टोपस और स्क्रिप्ट मिलता है। तलमिजी आवास की बात करें तो रेटल और हेगफिश मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। यहां से वर्ग 3 में एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा आपको, है ना, ये मेरी गारंटी है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आएगा आएगा और आएगा। ठीक है, एक नजर पड़ता है। शेर जहां रहता है उसको गुफा नहीं कहते, उसको मांद कहते हैं, याद रखेंगे। गुफा नहीं कहा जाता है, शेर जहां रहता है। लोयन, देखो लोयन अलग होता है, लोयन जिसके बाल होते हैं गालों पर, मतलब गले पे, उसे शेर लोयन कहा जाता है। घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहता है, घोड़ा रहता है अस्तबल में। घोड़ा क्या रहता है, अस्तबल में। कुत्ता, कुत्ता कहाँ रहता है, कुकुरशाला में रहता है। अरे भाई कुत्ता भी अपना घर बनाता है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुत्ते देखे होंगे आपने, है ना। अभी ठंड के समय में आएंगे छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे, तो उनका भी जो घर होता है उसको कुकुरशाला कहते हैं। ये प्रश्न पूछेगा वो कि बताओ कुत्ता कहाँ रहता है, विद्यालय में, कुकुरशाला में। गाय बैल कहाँ रहते हैं, तो गाय बैल जहां बनते हैं ना उसको साइबान कहा जाता है, साइबान। ठीक है, गाय और बैल जहां बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, साइबान कहा जाता है, याद रखना, साइबान। गाय और बैल जहां बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, साइबान। बकरी जहां बनती है उसको बाड़ा कहा जाता है। बिल्ली जिसमें रहती है उसको पिंजरा कहा जाता है, ये तो देखा ही होगा आपने। चूहा जहां रहता है उसे बिल कहा जाता है, और अक्सर जो चूहे बिल बनाते हैं उसी बिल में सांप छुप जाता है। सांप भी काय में रहता है, बिल, तो कहा जाता है सांप अपना बिल नहीं बनाता, चूहा उसका बिल बनाता है। भेड़ कहाँ रहता है, भेड़िया या भेड़, मतलब भेड़िया नहीं भेड़, है ना, जो बकरी जैसी दिखती है आपको, राजस्थान वगैरह में पहाड़ी इलाकों में बहुत होती है, तो ये बाड़े में रहती है। ये याद करना, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछला याद रहे ना रहे ये याद होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली सीटेट में भी और वर्ग 3 में पूछा जाएगा, पात्रता परीक्षा में। पक्षी कहाँ रहते हैं, पक्षी घोंसले में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में। मनुष्य कहाँ रहता है, अच्छा आप सब कहाँ बैठे हो, घर पे। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ। चलिए हाथी की बात करें
तो हाथी जंगल में रहता है, सुअर कहाँ रहता है? सुअर नाली में नहीं, शुकरशाला में। शुकरशाला, कितना प्यारा नाम है ना? नाम है सुअर, रहता कहाँ है? शुकरशाला में। जेबरा कहाँ रहता है? जंगल में रहता है ना? यही हमारे चैप्टर का नाम है। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। घर बताना है सबके, कौन किसके घर में रहता है ना? मुर्गी कहाँ रहती है? मुर्गी जिसमें रहती है उसको कहते हैं दड़बा। क्या कहते हैं? दड़बा। ठीक है, जबड़ा नहीं, दड़बा। खरगोश जहाँ रहता है उसको बिल कहते हैं। खरगोश बिल में रहता है। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, बच्चे ले लेके घूमते रहते हैं। तो एक्चुअल में खरगोश बिल के अंदर रहता है, आप उसको घर में लेके आ गए। और ये पूरा फूड चेन है एक तरह से। मान लो खरगोश लेकर आए, बिल्ली उठा गई, बिल्ली को कुत्ता उठा गया, कुत्ते को टाइगर उठा गया, टाइगर को कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। तो पूरा फूड चेन चलता है। और ये फूड चेन अगर सही है तो सब कुछ सही है। जैसे कॉकरोच है, मान लो कॉकरोच है, कॉकरोच को कौन खाया? मेंढक खा गया। मेंढक को कौन खा गया? सांप खा गया। सांप को कौन खा गया? नेवला खा गया। नेवले को कौन खा गया? नेवला मरा तो चील खा गई। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये फूड चेन चलता रहता है। और अगर ये फूड चेन डिस्टर्ब हुआ मतलब एटमॉस्फेयर खत्म, पर्यावरण खत्म। ये पूरा सर्कल है, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है और ये पूरा हमारा पर्यावरण चल रहा है। जिस दिन इस खाद्य श्रृंखला में किसी भी एक जीव की कमी होगी, ये खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम, फूड चेन हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। इस सिलेबस के अनुसार आवास वाले चैप्टर को हमने बहुत बेहतर ढंग से समझा। आपको मैं पुनः बता दूं कि सारी चीजें बेसिक बेसिक याद कर लेंगे, लेकिन ये जो व्हाइट स्लाइड में आपको बता रहा हूं, या आज ही याद कर ले, यहां से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, वर्ग 3 के लिए हम पढ़ रहे हैं और वर्ग 3 की लगभग 10 क्लासेस में डाल चुका है। ये 11वें नंबर की क्लास है। आप सभी लोग अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ इन क्लासेस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। पूरा वर्ग 3 का सिलेबस हम कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, इन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाद में हम एक मैराथन सीरीज लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, और एनटीपीसी रेलवे वाले शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है परफेक्शन एकेडमी के चैनल पर, तो वहां पर भी आप जाके मुझसे मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। शाम को, आज शाम को 4 बजे ऑफिशियल चैनल पर, वहां हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ते हैं। वहां पर वर्ग 3 की क्लासेस नहीं होती, वर्ग 3 की क्लासेस यहीं पर होती हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देख ले। और आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवा ही जाएगी, लेकिन आपको डिटेल भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बाकी चैनल्स पे मैंने देखा है कि बाकी चैनल्स पर क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भैया हमारा कोर्स खरीद लीजिए। मैं आपको पुनः बता देता हूं कि यहाँ पर कोई कोर्स आपको नहीं खरीदना है। ये सारे चैप्टर्स अच्छे से करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें रीट के क्वेश्चन, जिसमें यूपी टेट के क्वेश्चन, सी टेट के क्वेश्चन, एमपी टेट जो पुराना 2018 वाला है, 2020 वाला है, उसके सारे के सारे पात्रता के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। ऐसे ही आपका साथ बना रहे।